नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज दोस्तों हम लोग ओशनोग्राफी के अंतिम लेक्चर पे आ चुके हैं और आज हम लोग अगेन एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज ओशियानिक बॉटम रिलीफ। तो ये वाले डायग्राम्स आप जब भी देखते हैं और इसको देख के जब भी डर जाते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, ये स्लोप क्या है, राइज क्या है, इनको समझा जाएगा कि ये चीजें आखिरकार कैसे फॉर्म हुई हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाले जो जोन्स हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको समझा जाएगा। एंड ओशियानिक बॉटम रिलीफ के जो अन्य फीचर्स हैं जैसे कि ओशियानिक बेसिन हो गए, उसके बाद जो ट्रेंचेस हो गए, ये मेरियाना ट्रेंच वगैरह, उसके बाद और भी बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, जावा ट्रेंचेस हैं, प्यूर्टो रिको ट्रेंचेस हैं, इनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। उसके बाद बहुत सारी जो हिल्स होती हैं जो कि ओशियानिक फ्लोर से उठती हुई देखने को मिलती हैं, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग चर्चा दोस्तों आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अग्निपथ बैच, उसका नया बैच 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है प्लीज चेकआउट कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस बैच में हम लोग आपके लिए 900 से भी अधिक घंटे की जो प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस हैं, एक तो वो लेकर आने वाले हैं। उसके बाद मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको उसमें साथ ही में अवेलेबल करवाई जा रही है। एंड जो फ्री मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ये भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी अगर आप अपना प्रीलिम्स और मेंस को रिस्पेक्टिवली क्लियर करते हैं। इन सभी चीजों का जो ओपन मार्केट में दाम है आप खुद जाकर के देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन हम लोग आपको ये सभी चीजें मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवा रहे हैं। जी हाँ, ओनली इन 8,000 रुपीज इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल बैच आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसी बैच में मैं आपके लिए लेने वाला हूं कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस जो कि अगेन 3 जुलाई से शुरू होंगी। और इसी बैच में मेरे ही द्वारा साइंस एंड टेक का भी संपूर्ण सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा, जिसमें बायोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, इंफॉर्मेशन टेक, उसके अलावा आईपीआर राइट्स, ये सभी चीजें हम लोग इसी बैच के अंदर दोस्तों आपके साथ कवर करने वाले हैं। सो वंस अगेन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी। यही एक गुरु दक्षिणा है जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं। वैसे डिमांड नहीं करी जाती है, गुरु दक्षिणा सामने वाला देता है, तो वही आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यूजिंग दिस कूपन कोड अनी यूपीएससी। एंड इसके अलावा दोस्तों ये वाले बैच के साथ हमने एक नया बैच अनाउंस किया है, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। चाहे तो इस कॉम्बो को भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 15,000 रुपए में। जीएस और कॉम्बो ऑप्शनल की जो तैयारी है वो केवल और केवल 15,000 में करवाई जा रही है। हिंदी बैच भी अवेलेबल है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, चाहे तो वहां जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं, बट प्लीज यूज द कूपन कोड अनी यूपीएससी। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो हम लोग वैसे तो पहले इस चीज को देख चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पूरे धरती का है, जो पूरे ग्लोब का सरफेस एरिया है, उसमें दोस्तों हाइड्रोस्फीयर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 71% के आसपास का सरफेस एरिया कवर करता है। और हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ओशंस आती हैं जो कि सबसे मेजर पार्ट है, उसके बाद इनलैंड सीज आती हैं, स्मॉल एनक्लोज सीज आती हैं, बेस, गल्फ्स, इस्थमिस वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। जिस तरीके से हम लोग लिथोस्फीयर पे देखते हैं कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल लिथोस्फीयर पे आप देखते होंगे कि माउंटेन्स बने हुए हैं, उसके बाद पठार बने हुए हैं जिसको हम लोग प्लेटूज बोल देते हैं, उसके बाद प्लेन्स बने हुए हैं, उसके बाद फिर नॉट जस्ट दिस, उसके बाद रिवर्स के द्वारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाए गए हैं, उसके बाद जो आपकी विंड्स होती हैं ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती हैं। जिस तरीके से हम लोग अलग अलग लैंडफॉर्म्स और अलग अलग रिलीफ फीचर्स को देखते रहते हैं लिथोस्फीयर पे बने हुए हैं, सिमिलरली उसी तरीके से दोस्तों हाइड्रोस्फीयर के भी ऊपर आपको अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे इनको मिड ओशियानिक रिजेस कह लीजिए, ट्रेंचेस कह लीजिए, डीप सी प्लेन्स कह लीजिए, बेसिन्स, सबमरीन कैनियंस, उसके बाद सबमरीन हिल्स, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसी चीज को जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया कि ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, इसी चीज को सिंगल वन वर्ड में हम लोग, 3 वर्ड्स में हम लोग, सिंगल फ्रेज में हम लोग ओशियानिक बॉटम रिलीफ का नाम दे देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? सो ओबीआर यानी कि ओशियानिक बॉटम रिलीफ बेसिकली डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स डेप्थ एंड स्लोप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशियानिक बेड एंड रिलेटेड लैंड फॉर्म्स। ये जो है
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशियानिक बेड और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उसकी डेप्थ को भी एक्सप्लेन करता है और उसकी स्लोप को भी एक्सप्लेन करता है। इसी चीज को ओशियानिक बॉटम रिलीफ कहा जाता है। परिभाषा को एक बार फिर से देखिए, इट बेसिकली टेल्स टू थिंग्स, एक तो डेप्थ एंड स्लोप को बताता है और किस किस चीज की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशियानिक बेड एंड उसके साथ जुड़े हुए लैंडफॉर्म्स को। और फिर हमने इसको आगे जाके इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड कनेक्टिविटी। हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि इसमें एक तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन आ जाता है, जिसके आगे जाके फिर से 3 घटक हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। उसके बाद डीप सी प्लेन, जिसका दूसरा नाम एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर ओशियानिक डीप्स या इसको ट्रेंचेस कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जब हम डीप सी प्लेन की बात करते हैं तो वो एबिसल प्लेन्स हैं और ये डीप सी ट्रेंचेस हैं, तो ये एक तरीके से ओशियानिक डीप्स जो है इनको ट्रेंचेस भी कहा जाता है। देन वी ऑल्सो हैव मिड ओशियानिक रिजेस और उसके बाद कुछ कुछ आपको माइनर फीचर्स यहां वहां देखने को मिलते हैं, जैसे सबमरीन हिल जो है ये एक तरीके का माइनर फीचर है। उसके बाद आप देखेंगे तो हम लोग और भी बहुत सारे फीचर्स की बात करेंगे, जैसे गायर्ड्स की बात करते हैं, ये भी एक माइनर फीचर है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आज से कुछ क्लासेस पहले कोरल रीफ्स की बात करी थी। ये भी दोस्तों कुछ कुछ माइनर फीचर्स हैं जो कि आपको ओशियानिक बॉटम रिलीफ में देखने को मिल जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा इन मेजर चीजों के ऊपर रहने वाला है। इसकी आप लोग यहाँ पे फोटो देख पाएंगे कि ये यहां से आपका ओशन शुरू हो जाता है, तो इसमें ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है जिसमें आपको शेल्फ, स्लोप और राइज देखने को मिलेगा। उसके बाद डीप सी प्लेन है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर ये वाले जो एरियाज जो कि बहुत ज्यादा गहरे एरियाज हैं, इनको हम लोग ट्रेंचेस बोलते हैं। एक मजे की बात आपको बताना चाहूंगा वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कि एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन असल में 3800 मीटर है अगेंस्ट 840 मीटर एवरेज हाइट ऑफ द लिथोस्फेयर। जी हां, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो एवरेज डेप्थ है ये असल में ओशंस की बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर एवरेज हाइट देखते हैं, मतलब कि आप प्लेन्स ले लो, पठार ले लो, माउंटेन्स ले लो, जितने भी हमें हमारे धरती पे देखने को मिलते हैं उनकी एवरेज हाइट 840 मीटर है, लेकिन ओशन अपने आप में काफी गहरा है। 3800 मीटर का हमें एवरेज डेप्थ ओशंस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब हम लोग वन बाय वन करके जो ओशियानिक बॉटम रिलीफ के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 देखिए, कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करूंगा, जिसमें कि नंबर 1 पे मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करूंगा। नंबर 2 पे दोस्तों हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करेंगे एंड नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल राइज की। इसमें शेल्फ और स्लोप का जो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसमें देखते जाइए कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली क्या चीज है। सो देखिए, ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका कोस्ट है, इस तरीके से आपका ओशन शुरू होता है, तो जो शुरुआती वाला हिस्सा होता है ना, बड़ी सिंपल भाषा में इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। इट इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ। तो जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जो बड़ा शैलो होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ना आपको ग्रेडियंट, यानी कि इसमें जो आपको स्लोप देखने को मिलती है, ये स्लोप बहुत ही कम होती है। एवरेज ग्रेडियंट केवल 1 डिग्री का होता है, मतलब कि धीरे धीरे इसकी ढलान बढ़नी शुरू होती है। आप कभी बीच पर गए होंगे, आपने रियलाइज भी किया होगा कि धीरे धीरे आप ओशन के अंदर जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे करते करते उसकी जो ढलान है वो बढ़ती है। और ये वाली जो शेल्फ है, इट टिपिकली एंड्स एट अ वेरी स्टीप स्लोप। जब ये शेल्फ खत्म होती है तब सडनली एक स्लोप शुरू होता है और वहीं से हमारा सेकंड जो ओशियानिक बॉटम रिलीफ का कंपोनेंट है वो शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक भी कहा जाता है, बिकॉज यहां पे आपका शेल्फ एक तरीके से ब्रेक हो रहा है। इस चीज को आगे भी और समझ सकते हैं, जो शेल्फ्स हैं ये असल में हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब कि इस शेल्फ की चौड़ाई कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया के कोस्ट की बात करते हैं, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का कोस्ट है वहां पर इसकी चौड़ाई कितनी है, फिर साउथ अमेरिका का कोस्ट है, नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट है, रशिया का कोस्ट है, चाइना का कोस्ट है, अलग अलग जगह पे इसकी जो चौड़ाई है वो सिमिलर नहीं होती है, वो सेम नहीं होती है। ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो एवरेज विड्थ होती है ये 70 से 80 किलोमीटर तक की होती है। मतलब कि अगर हम लोग यहां से, हमारा कोस्ट शुरू हो रहा था तो कोस्ट से लेकर के 70 से 80 किलोमीटर तक के एरिया में हमें बेसिकली यहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है। लेकिन ये एवरेज है, कुछ कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर आपको शेल्फ्स देखने को मिलती ही नहीं है। वो कैसे हैं? द शेल्फ्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नैरो अलोंग सम ऑफ द मार्जिन्स, जहां पे आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं अलोंग द कोस्ट। फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर मैं कहूं कि ये वाला जो एरिया था
दोस्तों यहां पर इमीडिएटली आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है, तो उस केस में आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा ही नहीं। इसका एग्जांपल है जो चिले का कोस्ट है। सो जो आपका ये अगर हम देखेंगे तो ये अगर आपका साउथ अमेरिका है ना, तो ये वाला जो एरिया यहां पर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो इसका चिले वाला कोस्ट है, यहां पर आपको शेल्फ देखने को मिलता ही नहीं है। या फिर इवन जो सुमात्रा का कोस्ट है इंडोनेशिया में, यहां पर भी आपको शेल्फ ऑलमोस्ट एब्सेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक कंप्लीटली ऑपोजिट उदाहरण भी है कि कहीं कहीं पे शेल्फ्स बहुत ज्यादा वाइड होती हैं, वेयर द कोस्टलैंड्स आर वेरी वेरी वाइड प्लेन्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ये वाला उदाहरण देखिए। तो ये दोस्तों हम लोग आपको ग्लोब का एक टॉप व्यू दे रहे हैं, ग्लोब का टॉप व्यू दे रहे हैं, जिसमें कि आर्कटिक ओशन में निकलने वाला जो ये वाला शेल्फ है ना, ईस्ट साइबेरियन आर्कटिक शेल्फ, ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी जो विड्थ है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट माना जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 1500 किलोमीटर की विड्थ है, यानी कि 1500 किलोमीटर तक ओशियानिक शेल्फ है, यानी कि 1500 किलोमीटर तक जो ग्रेडियंट है वो केवल 1 डिग्री का ही ग्रेडियंट देखने को मिलने वाला है। इनकी खास बात क्या होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, और क्यों हम लोग ओशियानिक बॉटम रिलीफ को पढ़ते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फिशरीज, मछुआरों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कैच या फिश कैच देखने को मिलता है। इसीलिए ये वाला एरिया काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। रशिया क्यों मिनरल्स में इतना रिच है, ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि इन इलाकों में मिनरल एक्सप्लोरेशन करना अपने आप में कोई आसान टास्क तो नहीं है, लेकिन यस, दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे रशिया में हमें मेजर मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, शेल्फ के बनने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप देखिए, ये एक तरीके से क्या हुआ है, ये आपका कोस्ट था जो कि बेसिकली पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है। यहां पर अगर आपका शेल्फ जो है यहां से शुरू हो रहा है, तो क्या हुआ, सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, रिलेटिव राइज इन सी लेवल, ठीक है, एक तरफ ये नीचे आता रहा और एक तरफ पानी का लेवल जो है बढ़ता रहा। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, तो ऊपर से जो नदियां आ रही थी उन्होंने यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स को किया और यहाँ पर फिर ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स इकट्ठा होते रहे और एक तरीके से आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। पहले हमने इसकी विड्थ की बात करी थी कि विड्थ इसका वेरी कर सकता है, इसकी जो डेप्थ है वो भी वेरी कर सकती है। कहीं कहीं पे ये 30 मीटर्स ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 600 मीटर का भी होता है। यानी कि देखिए, वहां पर भी ग्रेडियंट इसका कम ही होगा, लेकिन इसकी जो गहराई है ये 30 मीटर से लेके 600 मीटर तक हमें अलग अलग लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। सेकेंड बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप की। अब जैसे ही शेल्फ खत्म हुआ, इमीडिएटली उसके बाद आपका स्लोप शुरू हो जाता है। आफ्टर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जैसे ही आपका शेल्फ का ब्रेक हुआ, इमीडिएटली कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इस फोटो को यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार फोटो है। ये देखिए, यहां पर आपका कोस्टल प्लेन था ना, यहां तक तो पहले तक आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ चलता रहा, ग्रेडियंट काफी कम है, लेकिन अब सडनली आपका ग्रेडियंट जो है वो बहुत बढ़ चुका है, सडनली ये नीचे को आता है। रियलिटी में ऐसा ही देखने को मिलता है जो यहाँ पे आपको फोटो दिखाई गई है। कुछ किताबों में आपको फोटो ऐसे भी देखने को मिलेगी जो कि थोड़ा सा इस चीज को एग्जैजरेट करती है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये इस तरीके से है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये सडनली आपको इतना ज्यादा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ये केवल उस चीज को सिग्निफाई करने के लिए कि हाँ, यहाँ पर हमें ग्रेडियंट सडनली बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। बट दिस डायग्राम इज वेरी डिफिकल्ट टू रिक्रिएट इन द एग्जामिनेशन, तो हम लोग इस तरह के डायग्राम्स को रेफर कर लेते हैं। खैर, टॉकिंग अबाउट द स्लोप, तो स्लोप के केस में क्या है, डिग्री ऑफ स्लोप ग्रेडियंट इंक्रीजेस ऑल ऑफ अ सडन। और ये क्या करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशियानिक बेसिन को बेसिकली मिला रहा है। तो ये आपका आगे आकर के पूरा का पूरा जो ओशियानिक बेसिन है और उसके बाद जो ये ऊपर वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का एरिया काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो डेप्थ है ये वेरी करती है बिटवीन 200 से लेके 4000 मीटर। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के केस में जो डेप्थ थी वो 30 से लेके 600 तक जा रही थी, इसकी भी 200 से लेके 4000 मीटर तक इसकी डेप्थ वेरी करती है। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी ज्यादा हमें स्लोप देखने को मिलेगी तो क्या यहाँ पे कुछ मिनरल्स देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो नीचे को चले जाते हैं। स्लोप इसमें काफी ज्यादा सब्सटैंशियल देखने को मिलती है। सो जनरली द स्टीप ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स डज नॉट अलाउ एनी मेरीन डिपॉजिट्स बिकॉज द मटेरियल्स कमिंग डाउन फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर इमीडिएटली रिमूव्ड डाउनवर्ड्स, बट इन सम केसेस एक थिन वेनियर ऑफ डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। मतलब कि एक पतली सी लेयर, इसको वेनियर कहा जाता है, वो आपको डिपॉजिट्स की कभी कभी देखने को मिल जाती है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ये कहानी है किस चीज की? ये कहानी है कॉन्टिनेंटल स्लोप्स की। कॉन्टिनेंटल स्लोप अपने आप में एक ओशियानिक बॉटम रिलीफ का क्या है, कंपोनेंट है। इसी ओशियानिक बॉटम रिलीफ के अंदर आपको
कॉन्टिनेंटल स्लोप में एक और यहां पे लैंडफॉर्म देखने को मिलता है जिसको कि हम लोग सबमरीन कैनियन बोल देते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वो नदी का पानी ओशन के अंदर आ रहा है। क्या होता है कि वो नदी का पानी इतनी तेजी से आता है ओशन के अंदर, तो वो कॉन्टिनेंटल स्लोप में जाकर के वर्टिकल इरोजन कर देता है, जो कि वाटर की टर्बिडिटी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर ये सबमरीन कैनियन थोड़ा नीचे बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से ये अंदर को ऐसे खाई बना देगा। इस तरीके से अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो इस तरीके से ये अंदर को ऐसे खाई बना देता है, छोटी छोटी लंबी लंबी खाइयां बना देता है। इसको सबमरीन कैनियंस कहा जाता है, जो कि हमें कभी कभी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे देखने को मिल जाते हैं। इन केस कोई आपसे पूछता है कि सबमरीन कैनियन क्या चीज है, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप पे दिखने वाले लैंडफॉर्म्स हैं जो कि रिवर वाटर के एक्शन से बनते हैं, उनकी टर्बिडिटी की वजह से हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन का तीसरा और आखिरी पार्ट है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल राइज। इसमें कुछ भी सिग्निफिकेंट देखने को नहीं मिलता, ये सिंपली ये है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप का आखिरी पार्ट है। देखिए इस डायग्राम को फिर से देखिए, यहां पर क्या था, पहले शेल्फ आया, उसके बाद स्लोप आया। अब उसके बाद ये स्लोप ऐसा तो है नहीं कि स्लोप नीचे को ही जाता रहेगा, इसने सीधा भी होना है। जब ये पार्ट सीधा हो रहा है, बस ये वाला पार्ट जब ये सीधा हो रहा है, तो इसको कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है, बिकॉज ये कनेक्टिंग पार्ट है एक तरीके से। इसके बाद आपको पूरा का पूरा ओशन का नीचे मैदान देखने को मिलने वाला है। द ग्रेडियंट ऑफ द राइज इज स्लाइटली जेंटल देन द कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि आपको अब सडनली वो मर्ज होने वाला है, किसमें जाकर के, वो दोस्तों मर्ज होने वाला है ओशियानिक बेसिन फ्लोर में जाकर के। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक की कहानी, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। आई होप ये पहले वाला पार्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो कि सबसे लंबा, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव पार्ट होता है किसी भी ओशन का, इसको कहा जाता है डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है। अब यहां पर आपको स्लोप व्लोप देखने को नहीं मिलती, ऑलमोस्ट ये प्लेन एरियाज देखने को मिलते हैं। दे आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशियानिक बेसिन्स। ये फ्लैट होते हैं एंड मोस्ट एक्सटेंसिव रिलीफ जोन ऑफ द ओशन बेसिन। सबसे ज्यादा फैले हुए अगर कोई रिलीफ जोन है ओशियानिक बेसिन्स का, तो वो दोस्तों ये डीप सी प्लेन्स होते हैं। दीज डीप सीटेड प्लेन्स हैविंग द डेप्थ ऑफ 3000 से लेके 6000 मीटर, ऑलमोस्ट 75-76% ऑफ टोटल एरिया कवर कर लेते हैं ओशियानिक बेसिन्स का। और यहां पर आपको बहुत सारे फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कहां से आएंगे, वही देखिए, जो सारा का सारा सामान जो यहां पे नहीं रुक पा रहा था, वो अल्टीमेटली कहां जाएगा, यहीं पे जाकर के रुकेगा, तो ओशियानिक बेसिन फ्लोर पे जाकर के वो रुक जाता है। इनका जो कवरेज है ये वेरी करता है। देखिए जो डीप सी प्लेन्स है ना, ये सबसे एक्सटेंसिव है पैसिफिक ओशन में, उसके बाद अटलांटिक में, एंड सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में। ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन अपने आप में सबसे बड़ा ओशन है, तो वहां पर आपको ये भारी रूप से देखने को मिलते हैं। देन अटलांटिक आता है तो वहां भी देखने को मिलते हैं, लास्ट में इंडियन आ जाता है। सो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा वास्ट और इसमें फीचरलेस होता है, कुछ भी मेजर देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़े बहुत आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमें सी माउंट और गायट्स देखने को मिलते हैं। सी माउंट और गायट्स क्या चीज है, ये देखिए दोस्तों, सी माउंट इस तरीके की फोटो होती है इसमें। जैसे ये नीचे क्या है, ये पूरा का पूरा जो ये आप देख पा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट योर डीप सी प्लेन। इसके ऊपर सी माउंट है, तो जो ये नुकीला होता है ऐसे, इट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। ये जो है ना सरफेस ऑफ द ओशन पे नहीं रीच कर रहा है, ये सरफेस ऑफ द ओशन है, तो ये सी माउंट है। अगर यही इसके ऊपर की मैं चोंच को काट दूं, इसको फ्लैट कर दूं, इसको गायट कहा जाता है। फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज गायट्स। और ये भी अगेन पैसिफिक ओशन में इतने कॉमन है, कहा जाता है कि ये 10,000 के आसपास आपको पैसिफिक ओशन में सी माउंट और गायट्स देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो हाइट है ये 3000 से लेके 4500 मीटर तक भी देखने को मिल जाती है। इतने ऊंचे ऊंचे सी माउंट और गायट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये वाली फोटो को भी आप देखिए अप्रिशिएट कर पाएंगे, यहां पर आपको काफी अच्छे से दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये गायट्स हैं, ऊपर से फ्लैट टॉप्ड हैं, ये सी माउंट्स हैं जो कि ऊपर से आपको नुकीले देखने को मिलते हैं। अबिसल प्लेन्स बिल्कुल प्लेन एरिया है, और अबिसल हिल्स में क्या है, छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलती हैं, तो उनको अबिसल हिल्स भी कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये पीक है, तो पीक बहुत ऊंची है धरती के ऊपर, और हिल्स छोटी मोटी हिल्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलती हैं। तो वही चीज हमें जब ये ओशियानिक फ्लोर पे, ओशियानिक बेसिन पे ये छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलती हैं, तो इनको सिंपली हिल्स कहा जाता है, और इनको गायट्स कहा जाता है। इनको दोस्तों सी माउंट्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डीप सी ट्रेंचेस।
जो कि वैसे तो छोटी सी बात है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ओशियानिक बॉटम रिलीफ का। एटलीस्ट मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग यही लगता है। इसके अलग अलग नाम हैं, डीप सी ट्रेंचेस कहा जाता है, ट्रेंचेस कहा जाता है, ओशियानिक ट्रेंचेस कहा जाता है, और एक और नाम जोड़ लो, इसको सिंपली डीप्स भी कहा जाता है, ओशियानिक डीप्स भी कहा जाता है। दे आर द डीपेस्ट जोन ऑफ द ओशियानिक बेसिन्स, दे आर फॉर्म्ड अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। हमने जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने एटलीस्ट आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन अगर आपने कभी पढ़ रखी होगी तो जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होती हैं, जिनको कि हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं, वहां पर हमें ओशियानिक बॉटम रिलीफ में बेसिकली डीप सी ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। इनका नाम ही डीप है, तो ये काफी डीप होते हैं, वेरी स्टीप स्लोप्स होती हैं, और कभी कभार तो ये बिल्कुल सीधे आपको डीप देखने को मिलते हैं। इसका सबसे जो फेमस एग्जांपल है दैट इज द मेरियाना ट्रेंच, लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ फिलीपींस इन द नॉर्थ पैसिफिक। दिस इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशन डीप्स। ये जो गहराई है, ये इतनी ज्यादा गहराई देखने को मिलती है कि देखिए माउंट एवरेस्ट की भी जो हाइट है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा नहीं है जितना नीचा, जितना गहराई जो है वो मेरियाना ट्रेंच की है। ये फोटो काफी अच्छी है। इसमें दोस्तों पेरू चिली ट्रेंच की जो गहराई है वो 8 किलोमीटर की है, जो उसके बाद ये वाले को छोड़ दीजिए। प्यूर्टो रिको ट्रेंच 8.6 किलोमीटर है। जापान ट्रेंच 9 किलोमीटर है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्यूरिल कमचातका ट्रेंच 10 किलोमीटर है। फिलीपीन का ट्रेंच 10.5 किलोमीटर है। टोंगा ट्रेंच 10.8 है। एंड वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट, ये इसका यहाँ पे नंबर गलत लिखा हुआ है, ये 11.033 किलोमीटर, अगर मीटर्स में कहूं तो 11,033 मीटर की गहराई वाला आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां पर आप देख पाएंगे फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने टाइटैनिक बनाई थी, और आजकल फेमस मूवी अवतार चल रही है, वो भी इनके द्वारा बनाई गई है। तो इन्होंने 2012 में एक डाइव लगाई थी जिसमें कि ये 10,898 मीटर की गहराई तक जाके आ चुके हैं। ये अपने आप में काफी बड़ा एक उपलब्धि मानी जाती है। यहां पर आप देख पाएंगे ये भी फोटो, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आखिरकार सबमरीन्स वगैरह कहां होती है। तो इसमें दोस्तों जो ये मिलिट्री सबमरीन्स हैं ये 900 मीटर से नीचे नहीं जाती हैं, केवल 100 मीटर तक आपकी लाइट है जो पेनिट्रेट करती है। एवरेज ओशन डेप्थ यहां पर ये 4200 लिखी हुई है, पहले हमने 3800 पढ़ी, वही मतलब इतने के आसपास ही है। आरएमएस टाइटैनिक जो कि डूब गई थी, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, ये दोस्तों 3800 मीटर के आसपास जाके इसकी डेप्थ में हमें लोकेट हुई है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की डेप्थ अगर इन्वर्ट कर दी जाए तो इतनी है। और एक और यहाँ पे वेसल है जिसका नाम है ट्राइस्ट, विच वॉज द फर्स्ट वेसल टू रीच द बॉटम ऑफ द चैलेंजर डीप, जो कि अगेन 10,916 मीटर की गहराई पे गई है। ये काफी पुराना मिशन था, मुझे इसका डेट याद नहीं है, आई थिंक ये 1960s के आसपास का मिशन, आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर, लेकिन हाँ ये सन 2000 के पहले का मिशन है जो कि हमने देखा था, ट्राइस्ट मिशन हुआ था। ये वाला भी आपका एक डीप सी वेसल था जो कि काफी गहराई तक जाकर के आया था। तो ये भी आपको कुछ पर्सपेक्टिव देगा कि किस तरीके से हमें दुनिया के अलग अलग जो डीप लेवल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जो है वो दुनिया का पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक ओशन में दोस्तों प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक। उसके बाद इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच को डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है। इसकी जो गहराई है 7450 मीटर है, और जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है इसकी गहराई दोस्तों 8385 मीटर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओशियानिक बॉटम रिलीफ इज मिड ओशियानिक रिजेस। अगेन हम इसको पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में कि जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बनती हैं, पहले हमने डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पे देखा कि ओशियानिक डीप्स बनते हैं। जब दोस्तों कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बनती हैं तो मिड ओशियानिक रिजेस का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ये लॉन्ग हिल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी ओशन। ये आपको ऑलमोस्ट हर ओशन में देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं, दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। दोस्तों ये जितने भी यहाँ पर ये बने हुए हैं ना, ये गोल गोल छोटे छोटे पॉइंट्स देख पा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, दीज आर ऑल द मिड ओशियानिक रिजेस। और आप देखिए ये मिड ओशियानिक रिजेस एक तरीके से माउंटेनियस टाइप फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। दीज आर वेरी वेरी वास्ट। ये कितना है, ये कितना है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि टोटल लेंथ सारे के सारे ओशंस में 75,000 किलोमीटर की टोटल लेंथ मिड ओशियानिक रिजेस की देखने को मिलती है। दिस इज ह्यूज गाइस। और इसमें आपको दिखाता हूं कि ये मिड ओशियानिक रिजेस आपको और कैसे देखने को मिलती है। इसकी फोटो हमने यहां पे नहीं बनाई है, नहीं। तो मिड ओशियानिक रिजेस की फोटो जो होती है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब कि ये इस तरीके से ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट, इसको ये रिज कहा जाता है। और ये जो पीक्स होते हैं एमओआर के, कभी कभार ये सी लेवल के बाहर भी आ जाते हैं और आइलैंड्स बन जाते हैं। तो ये एकदम ओशन का बेसिन है, ये एकदम ओशन का बेस है।
तो वहां पर ये पूरी की पूरी ऐसे लाइन बनी होती है, 3D में लाइन बनी होती है, जिसमें कि ये रिजेस बने होते हैं पूरे के पूरे, और ये पूरा आपका रिजेस इस तरीके से बना होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा रिज बना होता है, सेंटर से अगेन ऑब्वियसली पॉइंटेड होता है ये भी, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओशन के अंदर फैला हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंगली जो मिड ओशियानिक रिज है, ये सबसे लंबी मिड ओशियानिक रिज जो है वो अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है, और इसको एस शेप्ड भी कहा जाता है। ये एस जो अंग्रेजी का लेटर एस है उसकी तरह देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइसलैंड, सेंट हेलेना, अजोर्स एक्सेट्रा। ये दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेकजाविक एक कैपिटल है जो आइसलैंड की कैपिटल है, दैट इज द मोस्ट नर्दर्ली लोकेटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। वो भी एक मिड ओशियानिक रिज का ही एग्जाम्पल है जो कि धरती से बाहर आ चुकी है। दीज ओशियानिक रिजेस सिस्टम्स आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन, और अगेन जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है ना, जिसको कि हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसको एक बड़े अच्छे तरीके से ये सपोर्ट करती है, बिकॉज जो फिनोमेना था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, वही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना था, और उसी का आउटकम होता है मिड ओशियानिक रिज जो कि हमें देखने को मिल जाता है। सो दिस इज योर मिड ओशियानिक रिजेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है। मिड अटलांटिक रिज जो कि मिड ओशियानिक रिज की रिज को मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग रिलीफ फीचर हैविंग एस शेप, ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर तक ये अकेली एक्सटेंड करती है। जो मैंने आपको यहाँ पे लाइन दिखाई है ना, अकेली यही लाइन है जो कि 14,450 किलोमीटर तक ये अकेली ही एक्सटेंड कर जाती है। इसका इन्होंने ऊपर के पार्ट का नाम अलग दिया हुआ है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है, सदर्न हेमिस्फीयर के पार्ट का नाम इन्होंने अलग दिया हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट का नाम डॉल्फिन राइज दिया हुआ है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर के पार्ट का नाम इन्होंने चैलेंजर राइज यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिए, दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड द लॉन्गेस्ट रिज जो कि हमें दुनिया में देखने को मिल जाती है। सो फाइनली ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि ओशियानिक बॉटम रिलीफ में आपको देखने हैं। वंस अगेन इसको समराइज कर देता हूं, ये एक सिंगल डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा। ये वाला डायग्राम देखिए, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो कि मोटा मोटा 200 मीटर की गहराई तक जाता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है जो कि अगेन दोस्तों 3000 मीटर की गहराई तक जाता है। ये कॉन्टिनेंटल राइज छोटा सा पार्ट है। देन ओशियानिक बेसिन है, ये आपका 6000 मीटर तक चला जाता है। एंड फाइनली आपका यहाँ पर ट्रेंचेज है जो कि ऑलमोस्ट 11000 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ और फीचर्स दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका गायट है, ये सी माउंट है। उसके बाद ये इस तरीके से मिड ओशियानिक रिजेस को भी आप लोग शोकेस कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसका डायग्राम लाना भूल गया, लेकिन ये इस तरीके से मिड ओशियानिक रिजेस ये आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ओशियानिक बॉटम रिलीफ का टॉपिक था जो कि हमने आपको कवर करवा दिया है। आई होप कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें आप टेलीग्राम पे आकर के उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं ओशनोग्राफी को वाइंड अप कर रहा हूं। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस डेडिकेटेड रूप से लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद साइंस एंड टेक के भी सेशंस डेडिकेटेड रूप से लेकर आ रहा हूं इन दिस अपकमिंग बैच। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। इसके अलावा CSAT बैच भी चल रहा है, उसमें आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, वहां पर जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।